नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एक्सेलेंट करियर एकेडमी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग जनरल साइंस के सेट नंबर 4 को डिस्कस करने वाले हैं, जो जेएसएससी के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। दोस्तों, आप जेएसएससी एग्ज़ाम्स के लिए कोई भी एग्ज़ाम का तैयारी कर जेएसएससी का कोई भी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हो, जैसे हो गया यहाँ पर सचिवालय हो गया, उत्पाद सिपाही, झारखंड पुलिस, झारखंड दरोगा या अन्य कोई भी एग्ज़ाम जिसमें जनरल साइंस का क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि दोस्तों, इसमें वैसे ही क्वेश्चंस को कलेक्ट किया गया है जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं और ये आपके लिए एक बहुत ही अच्छा प्रैक्टिस सेट साबित होगा। तो दोस्तों, चलिए हम लोग देखते हैं इस सेट में कौन कौन सा क्वेश्चन है। और दोस्तों, इसके पहले 3 सेट मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है, उसे उसका जो है प्लेलिस्ट भी बना दिया है, तो आप वे सभी वीडियोस को ज़रूर देखें। ये जो हम लोग सीरीज़ चला रहे हैं जनरल साइंस का, ये प्रैक्टिस सीरीज़ है। इसमें वैसे ही क्वेश्चंस को रखा गया है जो आपके एग्ज़ाम में 100% स्कोर बढ़ाने का काम करेगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, हम लोग देखते हैं आज का हमारा क्वेश्चन क्या रहने वाला है। तो देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन क्या होगा। आपके स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन दिख रहा है, निम्नलिखित धातुओं में सबसे अधिक प्रतिक्रियाशील कौन सा है, ये आपका जवाब यहाँ पर आपको देना है। ठीक है, निम्नलिखित धातुओं में से सबसे अधिक प्रतिक्रियाशील कौन सा है। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं बात करूँगा कि सबसे अधिक प्रतिक्रियाशील कौन है, तो ये जो ऑप्शन दिया हुआ है उसके अनुसार यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों कैल्शियम। क्या हो जाएगा? कैल्शियम। सबसे अधिक प्रतिक्रियाशील धातु यहाँ पर इस ऑप्शन के अनुसार कैल्शियम होगा। लेकिन दोस्तों, अगर धातु ग्रुप में, पूरे मेटल ग्रुप में सबसे अधिक प्रतिक्रियाशील धातु यानी सबसे अधिक एक्टिव मेटल्स अगर पूछा जाए तो वो होगा पोटेशियम, जिसका सिंबल होता है के। आप इसे ध्यान में रखेंगे। सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सा है दोस्तों? पोटेशियम। लेकिन यहाँ के अनुसार क्या हो जाएगा? कैल्शियम। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन कहता है, वृक्षों में सामग्री के परिवहन में सहायक ऊतकों को क्या कहा जाता है। दोस्तों, वृक्षों में हम लोग जानते हैं कि उसमें भोजन का भी मतलब ट्रांसपोर्टेशन किया जाता है, जल का भी ये किया जाता है ट्रांसपोर्टेशन। तो ये सब जो ट्रांसपोर्टेशन होता है तो उसमें ऊतक होते हैं। तो उन ऊतकों को क्या कहते हैं? तो उन्हें बोलते हैं संवहनीय ऊतक। क्या बोलते हैं? संवहनीय ऊतक। ये आपका आंसर हो गया। दोस्तों, ये जो पेड़ पौधे होते हैं उसमें 2 तरह के संवहनीय ऊतक होते हैं। एक को बोलते हैं जाइलम और दूसरे को बोलते हैं फ्लोएम। आपको मालूम है जाइलम क्या करता है? जड़ से जल और खनिज लवण का संवहन जो है वो पेड़ के पत्तियों तक करता है ना। यानी कि पेड़ के विभिन्न भागों तक जल और खनिज लवण जो पहुंचाने का काम होता है वो कौन करता है? जाइलम। और फ्लोएम क्या करता है दोस्तों? पत्तियों में जो भोजन बनता है या पेड़ के जिस भाग में भी भोजन बनता है तो उस भोजन को पेड़ के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का काम जो है वो कौन करता है? फ्लोएम। यानी आपको सीधा ये याद रखना है, जाइलम जल और खनिज लवण का संवहन करता है और फ्लोएम जो है वो पेड़ पौधे में बना हुआ भोजन का संवहन करता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद रखेंगे। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? देखिए, हमारा एक क्वेश्चन है, मानव शरीर में निम्न में से किसका आकार सबसे बड़ा है। दोस्तों, मानव शरीर में निम्न में से किसका आकार जो है वो सबसे बड़ा है। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देखेंगे कि ऑप्शन में दिया हुआ है थायराइड, यकृत, प्लीहा और अग्नाशय। तो दोस्तों, मानव शरीर में सबसे बड़ा जो आकार का यहाँ पर होगा ग्रंथि, वो कौन सा है दोस्तों? ये यकृत है। आपको याद रखना है, लीवर, जिसको हम लोग लीवर बोलते हैं और कभी कभी इसे लोग जिगर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, जिगर हो या तो यकृत बोलें या तो फिर हम क्या बोलें इसको लीवर बोलें, ये सब एक ही हैं। ठीक है, तो ये मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि है, आप इसे याद रखेंगे। दोस्तों, लीवर क्या करता है? लीवर जो है वो पित्त-रस तैयार करता है। लीवर क्या करता है? पित्त-रस, है ना, जिसको हम लोग बाइल जूस बोलते हैं। ये बाइल जूस कहाँ से निकलता है? लीवर से निकलता है, जो भोजन को पचाने का काम में आता है। ठीक है, चलिए अब दोस्तों, यहाँ पर कुछ मैं थोड़ा सा और यहाँ पर इन्फॉर्मेशन में ऐड करना चाहूँगा। आप लोग जानते हैं दोस्तों थायराइड ग्रंथि। ठीक है, थायराइड ग्रंथि जो ये गले में होता है, ठीक है, गले वाले क्षेत्र में होगा और ये थायराइड ग्रंथि जो है वो थायरॉक्सिन हार्मोन रिलीज करता है। दोस्तों, अगर किसी के शरीर में आयोडीन की कमी हो जाती है,
किसी के खान पान में अगर आयोडीन का मात्रा कम है, यानी कि उसके आहार में अगर वो आयोडीन कम ले रहा है, तो इससे थायराइड ग्रंथि पर असर पड़ता है और थायराइड ग्रंथि जो है वो फूल जाती है ना। और वही थायराइड ग्रंथि फूल जाने से गला जो होता है वो काफ़ी फूला हुआ जैसा दिखेगा, और इस बीमारी को बोलते हैं घेंघा, ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं ग्वाइटर। तो आपको ये भी क्वेश्चन याद रखना है कि घेंघा जो बीमारी होता है वो किस की कमी से होता है, किसकी कमी से होता है, तो आपको बताना है आयोडीन की कमी से होता है, ठीक है। तो इतना बात जो है थायराइड से याद रखेंगे। दोस्तों यहाँ पर प्लीहा, ठीक है, प्लीहा जो है इसे आरबीसी का कब्र ग्रह भी बोलते हैं, ठीक है, आरबीसी का कब्रिस्तान भी इसे बोला जाता है, इसे आप याद रखेंगे, ठीक है। अग्नाशय आप लोग जानते हैं दोस्तों, अग्नाशय जो है वो इंसुलिन हार्मोन का रिलीज करता है। अग्नाशय जो है वो किस हार्मोन को रिलीज करता है, इंसुलिन और भी बहुत सारे हार्मोन्स को ये रिलीज करता है, जैसे हम लोग देख सकते हैं ग्लूकागॉन जो है ये भी रिलीज करता है। तो अग्नाशय भी बहुत सारे मतलब इंसुलिन वगैरह जो हो गया और भी हार्मोन्स जो है वो रिलीज करते हैं, ठीक है। तो आप इसमें ये देख सकते हैं, यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है, यकृत, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, निम्न में से किस प्रजाति को कश्मीरी हिरन भी कहा जाता है। यहाँ पर जो दिया हुआ है दोस्तों, इसमें आपको ये छांटना है कि किस प्रजाति को कश्मीरी हिरन कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, हांगुल। हांगुल को कश्मीरी हिरन कहा जाता है, आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है। यहाँ जो बैक्टीरिया दिया गया है, या जो ऑप्शन में आपको यहाँ दिख रहा है, इसमें कौन जो है वो नाइट्रोजन फिक्सिंग का काम करता है, ये आपको याद रखना है। तो दोस्तों यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा, राइजोबियम। दोस्तों आपने बहुत बार सुना होगा कि दाल जो है वो खाने से क्या होता है, दाल में जो बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है, ठीक है। तो दाल में बहुत ज़्यादा प्रोटीन क्यों होता है, क्योंकि दोस्तों दाल का जो पौधा होता है उसके जड़ में ये राइजोबियम नाम का जो हम लोग बोल सकते हैं बैक्टीरिया, ये बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है, जिसके कारण उसमें नाइट्रोजन जो है वो पौधा में भरपूर मिल पाता है, ठीक है, और जिसके कारण जो है उसमें प्रोटीन की मात्रा दाल में ज़्यादा हो जाती है। तो आप ये याद रखेंगे, कहता है, और आपको कभी ये भी पूछेगा है ना कि दाल के पौधे के जड़ में कौन सा बैक्टीरिया पाया जाता है, तो आपको बताना है राइजोबियम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा अगला क्वेश्चन देखिए क्या होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, मासिक धर्म के कारण योनि में रक्त किस कारण बहता है। दोस्तों यहाँ पर ये क्वेश्चन है, मासिक धर्म के कारण योनि में जो रक्त बहता है, ठीक है, वो किस कारण से बहता है। तो दोस्तों यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा गर्भाशय के परत के टूटने से, गर्भाशय के परत के टूटने से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, आपातकालीन स्थिति के दौरान कौन सा हार्मोन उत्सर्जित होता है। आपातकालीन स्थिति के दौरान कौन सा हार्मोन उत्सर्जित होता है। दोस्तों आप देखेंगे कि मान लीजिए कि आप कहीं से जा रहे हैं और आपको कहीं खतरा महसूस हुआ, ठीक है, आपको कहीं खतरा महसूस हुआ, या तो ऐसे समझ लीजिए कि आप रास्ते में कहीं जा रहे हैं और अचानक जो है वो आपने सांप को देख लिया, ठीक है, तो वहाँ पर आप क्या करेंगे, आपका शरीर जो है वो तुरंत जो है वो तैयार होगा कि आप वहाँ से भागें, ठीक है। तो आपका शरीर जो है वो तुरंत भागने के लिए तैयार कैसे होगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक हार्मोन रिलीज किया जाता है, उस हार्मोन का नाम है एड्रेनलिन हार्मोन, ठीक है। क्या नाम है, एड्रेनलिन, जो कि आपातकालीन स्थिति में एक्शन लेने के लिए आपका शरीर को तैयार करता है, एड्रेनलिन हार्मोन, ठीक है। अगर एड्रेनलिन हार्मोन ढंग से रिलीज नहीं होगा तो आपातकालीन स्थिति में जो बॉडी में एक्शन लेना चाहिए वो एक्शन मतलब अच्छे ढंग से नहीं लिया जाएगा, और जिसके कारण शरीर का नुकसान भी हो सकता है, ठीक है। तो आप ये याद रखेंगे, एड्रेनलिन हार्मोन। जैसे मान लीजिए आपने सांप देखा तो आपका शरीर जो है वो अब भागने के लिए तैयार होना चाहिए, या जो भी एक्शन करने के लिए तैयार होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि एड्रेनलिन हार्मोन अगर अच्छे ढंग से रिलीज हो रहा है आपके शरीर में, तो आप कोई भी स्थिति में पड़े हुए हैं तो वहाँ पर जो है आप त्वरित एक्शन ले सकते हैं, ठीक है। और एड्रेनलिन हार्मोन जो है वो कौन सा ग्रंथि के द्वारा रिलीज किया जाता है, तो उस ग्रंथि का नाम है एड्रिनल ग्रंथि, एड्रिनल ग्लैंड, ठीक है, आप इसे याद रखेंगे। चलिए अब हमारा क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, देखिए कहता है कौन सा हार्मोन रक्त शर्करा को बहुत कम होने से बचाता है। देखिए दोस्तों आपको सबसे पहले ये समझना है कि हमारे रक्त में ग्लूकोज का मात्रा मेंटेन होना चाहिए, यानी शर्करा की मात्रा जो है वो मेंटेन होना चाहिए, ना ही तो वो ज़्यादा होना चाहिए और ना ही तो वो कम होना चाहिए। एक बहुत ही अच्छे लेवल में है ना ग्लूकोज में ये हमारे खून में
शर्करा का मात्रा मेंटेन होना चाहिए। ठीक है, तो अगर मान लेते हैं ग्लूकोज में, ये हमारे खून में अगर ग्लूकोज की मात्रा बढ़ रही है, ठीक है, तो उस स्थिति में कौन जो है उसे नियंत्रित करेगा। और मान लेते हैं हमारे शरीर में ग्लूकोज की मात्रा अगर घटने की संभावना है तो वहाँ पर उसे कौन नियंत्रित करेगा। तो दोस्तों हम लोग जानते हैं कि हमारे शरीर में जो इंसुलिन हार्मोन बनता है, जिसको कौन बनाता है, अग्नाशय बनाता है। कौन बनाता है, अग्नाशय। अग्नाशय इंसुलिन हार्मोन बनाता है और ये ब्लड में क्या करता है, ग्लूकोज की मात्रा या शर्करा की मात्रा को बढ़ने से रोकता है। ये बात आप समझ गए। और दूसरी बात, एक और हार्मोन जो है वो अग्नाशय से ही निकलता है, उसका नाम है ग्लूकोगान। क्या नाम है, ग्लूकोगान। तो ये क्या करता है, ये हमारे ब्लड में शर्करा की मात्रा को कम होने से बचाता है। यानी बहुत लो भी हो जाएगा अगर शुगर की मात्रा या शर्करा की मात्रा, तो भी नुकसान हो सकता है ना। तो कम होने से कौन बचाता है, ग्लूकोगान। अधिक होने से कौन बचाता है, इंसुलिन। ये बात एकदम बिल्कुल परफेक्ट आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन कहता है कौन सा हार्मोन रक्त शर्करा को बहुत कम होने से बचाता है। तो रक्त शर्करा को बहुत कम होने से कौन बचाता है, ग्लूकोगान। ठीक है, चलिए अब आपका अगला क्वेश्चन क्या है, सो देखिए। हमारा अगला क्वेश्चन है कौन सा तत्व का गलनांक और क्वथनांक सबसे उच्च होता है। दोस्तों कौन सा तत्व का गलनांक जो है और क्वथनांक सबसे उच्च होता है। ठीक है, तो गलनांक मतलब तो आप जान रहे हैं दोस्तों कि कोई भी तत्व या धातु वगैरह जनरली हम लोग देखते हैं गलनांक जनरली किसका होता है, ठोस का ही होता है। ठीक है, तो कौन सा तत्व का गलनांक जो है वो सबसे उच्च होता है, मतलब वो पिघलना जो शुरू करता है, वो कौन सा ताप पर पिघलना शुरू होगा, उसे बोलते हैं उसका गलनांक। ठीक है, और क्वथनांक मतलब होता है किसी तत्व को उबलने के लिए जो ताप, मिनिमम ताप चाहिए, मिनिमम ताप जिस पर वो उबल सके, उसे उसका क्वथनांक कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि सबसे अधिक गलनांक और सबसे अधिक क्वथनांक वाला तत्व कौन सा है। तो इसका राइट होगा दोस्तों, राइट आंसर है टंगस्टन। क्या होगा, टंगस्टन। इसका गलनांक और क्वथनांक दोनों उच्च होता है। इसका गलनांक जो होता है वो लगभग कितना होता है, 3300, यहाँ पर हो जाएगा 3300 के आसपास में होता है दोस्तों। ये 3380 भी कभी लिखता है, ये 3380 के आसपास में होता है ना। और इसका जो क्वथनांक होता है वो लगभग 5900, ठीक है, 5900 डिग्री सेल्सियस के आसपास होगा। ये जो मैं यहाँ पर बता रहा हूँ वो दोनों जो है वो डिग्री सेल्सियस में होगा। ठीक है, चलिए तो आप ये याद रखेंगे कि इसका गलनांक जो होता है वो लगभग 3300 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। ठीक है, और क्वथनांक जो होता है वो 5900 डिग्री के आसपास होता है। ठीक है, इसे आप याद रखेंगे। चलिए अब हमारा अगला क्वेश्चन क्या होगा, देखिए थोड़ा सा मैं यहाँ एक चीज़ और मैं ऐड करना चाहूँगा दोस्तों। ये जो टंगस्टन है, टंगस्टन का यूज़ कहाँ पर होता है, ये बहुत ज़्यादा बार पूछा गया है। या तो फिर आपको ऐसे पूछेगा कि जो इलेक्ट्रिक बल्ब होते हैं उनका जो फिलामेंट बना होता है वो किस धातु का बना होता है। तो आपका राइट आंसर होगा टंगस्टन। राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, टंगस्टन। ठीक है, चलिए अब आपका अगला क्वेश्चन, रीढ़ को और किस नाम से भी जाना जाता है, ये आपका क्वेश्चन है यहाँ पर। ठीक है, रीढ़ को खाली स्थान भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो दोस्तों रीढ़ को मेरुदंड भी कहा जाता है। रीढ़ को क्या कहा जाता है, मेरुदंड कहा जाता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग का अगला क्वेश्चन, थोड़ा सा यहाँ पर मैं एक चीज़ और, यहाँ पर जो ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है वहाँ पर मैं बहुत ज़्यादा थोड़ा हाईलाइट करूँगा। ठीक है दोस्तों, देखिए फीमर जो है, फीमर हमारे शरीर में सबसे लंबी हड्डी अगर पूछा जाए तो फीमर होता है, जिसको हम लोग जांघ की हड्डी बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम लोग का अगला क्वेश्चन, हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए कहता है सर्किट में बिजली के प्रवाह का पता लगाने हेतु निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, सर्किट में बिजली के प्रवाह का पता लगाने हेतु निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों अगर कोई भी सर्किट है उसमें अगर करंट फ्लो कर रहा है तो इसके लिए हम लोग यहाँ ऑप्शन के अनुसार क्या देख सकते हैं, कौन सा जो है डिवाइस वो करंट का पता लगाता है। तो इसका राइट आंसर होगा गैल्वेनोमीटर। राइट आंसर क्या होगा, गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर जो है वो इलेक्ट्रिक करंट का पता लगाता है। गैल्वेनोमीटर अगर दोस्तों सर्किट में थोड़ा सा भी करंट अगर फ्लो करेगा तो गैल्वेनोमीटर जो है उसको रीड कर लेगा। ठीक है दोस्तों, इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए सर्किट में एक और डिवाइस लगाया जाता है जिसका नाम है अमीटर। अमीटर क्या मेजर करता है, वो भी इलेक्ट्रिक करंट को भी
मेजर करता है। तो ये बात आपको याद रखना चाहिए। गैल्वेनोमीटर और अमीटर दोनों इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करते हैं, ये बात एकदम बिल्कुल आप दिमाग में बैठा लीजिए, इससे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर आपको मालूम हो चुका है। देखिए दोस्तों, एनीमोमीटर क्या है? एनीमोमीटर से जो है वो वायु की गति मापा जाता है। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछे कि वायु की गति कौन से यंत्र से मापा जाता है तो आप बताएंगे एनीमोमीटर। बैरोमीटर दोस्तों क्या होता है? ये इससे वायु दाब मापा जाता है, ठीक है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम लोग बैरोमीटर के नाम का जो डिवाइस होता है उससे मेजर करते हैं। लैक्टोमीटर क्या होता है दोस्तों? दूध में कितना पानी मिला हुआ है, ठीक है, दूध में कितना पानी मिला हुआ है या दूध की शुद्धता को मेजर करने के लिए लैक्टोमीटर का यूज किया जाता है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? देखिए, कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कथन न्यूटन के गति के तीसरे नियम के लिए सही है? तो दोस्तों सबसे पहले आप ये समझें कि न्यूटन का गति का तीसरा नियम क्या कहता है। तो दोस्तों न्यूटन के गति का तीसरा नियम कहता है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर तथा विपरीत एक प्रतिक्रिया होती है, ठीक है। कहने का मतलब है कि यदि आप दीवार को धक्का दे रहे हैं, ठीक है, तो दीवार भी सपोज आपको धक्का दे रहा है, ठीक है, यानी आप दीवार पर एक्शन कर रहे हैं तो दीवार भी जो है आपको रिएक्शन दे रहा है। आप जितने फोर्स से दीवार पर, यानी कि जिस फोर्स से आप दीवार को धक्का दे रहे हैं वही फोर्स आपको रिटर्न वो आपको भी धक्का दे रहा है, ठीक है। एग्जाम्पल की जब तक वो दीवार जो है वो स्थिर है तब तक, ठीक है, लेकिन अगर दीवार का भी एक फोर्स लगाने का एक लिमिट होता है, उससे ज़्यादा अगर आप उस पर फोर्स लगाएंगे तो फिर दीवार जो है वो अपने जगह से खिसक जाएगा। कहने का मतलब क्या है? वो हो सकता है टूट भी जाएगा और आप जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं उस डायरेक्शन में दीवार का जो है वो मूवमेंट हो जाएगा। मूवमेंट कहने का मतलब वो टूट करके उसका ईंट वगैरह जो है वो उधर ही चला जाएगा जिधर आप फोर्स देखते हैं। आप दीवार को धकेलते हैं तो टूट करके गिर जाता है, ठीक है। तो आप ये समझ गए, लेकिन जब तक वो एक ही जगह पर है तो इसका मतलब समझिए कि जितना आप फोर्स लगा रहे हैं उतना फोर्स वो भी लगा रहा है, ठीक है। और आपका जो फोर्स का डायरेक्शन है जस्ट उसके अपोजिट डायरेक्शन में वो फोर्स लगा रहा है। तो ये न्यूटन का तीसरा नियम जो है ये आपने समझ लिया। रॉकेट वगैरह जो हम लोग के अर्थ से जो लॉन्च किया जाता है तो ये सब जितना भी प्रोसेस होता है ये सब न्यूटन का तीसरा गति नियम के सिद्धांत पर ही चलता है। आपको अगर पूछा जाए कि रॉकेट वगैरह जो है या और भी कोई चीज़ है, ठीक है, इसका लॉन्च वगैरह जो होता है वो इसमें कौन सा नियम लगता है तो आपको बताना है न्यूटन का तीसरा गति नियम। तो दोस्तों यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या होगा? इसमें आपका राइट आंसर होगा बल अलग अलग निकाय पर विपरीत दिशा में लागू होता है। बल अलग अलग निकाय में विपरीत दिशा में लागू होता है। जैसे कहने का मतलब आप दीवार को धक्का दे रहे थे, ठीक है, तो आप एक बॉडी हो गए और दीवार जो है एक बॉडी हो गया। आप दीवार को धक्का दे रहे थे तो दीवार जो है आपको धक्का दे रहा है, दोनों का जो बल का दिशा जो है वो दोनों विपरीत हो गया, ठीक है। तो ये आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? देखिए, कहता है केल्विन पैमाने पर लिए गए ताप को सेल्सियस पैमाने पर बदलने के लिए आपको दिए गए ताप में क्या करना होगा, ये आपका क्वेश्चन है। तो दोस्तों केल्विन पैमाने पर अगर कोई दिया हुआ तापमान है उसको अगर मुझे डिग्री सेल्सियस में बदलना है, किस में बदलना है? सेल्सियस में बदलना है। सेल्सियस पैमाने पर बदलने के लिए आपको क्या करना है, ये क्वेश्चन है। तो दोस्तों आपको ये बहुत ही सिंपल मेथड से ये आप कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कि केल्विन पैमाना पर दिया हुआ है और हमको डिग्री सेल्सियस करना है तो कुछ नहीं कीजिए, उसमें बस एक काम करना है आपको कि उसमें 273 जो है वो आप माइनस कर दीजिए, ठीक है। जैसे मान लीजिए, ठीक है, मान लीजिए मेरे पास एक केल्विन का पैमाना है 373, कितना? 373 केल्विन, ठीक है, 373 केल्विन है। इसको मुझे डिग्री सेल्सियस में करना है तो अब मैं क्या करूँगा, इसमें सीधा 373 इसमें माइनस मैं 273 कर दूंगा। कितना कर दूंगा? 273। तो 373 में जैसे 273 माइनस होगा, ठीक है, तो जो रिजल्ट बचेगा तो कितना बचेगा? 100 बचेगा, ठीक है, 100 बचेगा। ये सीधा डिग्री सेल्सियस में आ जाएगा, ठीक है। तो इतना बात आपको समझ में आ गया कि केल्विन को अगर डिग्री सेल्सियस में लाना है तो आपको उसमें 273 माइनस कर देना है। और जस्ट इसी का उल्टा, यदि आपको डिग्री सेल्सियस में दिया हुआ है और केल्विन में लाना है तो आपको कुछ नहीं करना है, बस उसमें 273 जोड़ देना है, बस आपका आंसर आ जाएगा। और यहाँ पर मैं पहले आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि जो केल्विन है ये ताप का एसआई यूनिट है,
ठीक है। अगर आपको टेम्परेचर का एसआई यूनिट पूछे तो वहाँ पर आपको सिर्फ केल्विन बताना है, कोई डिग्री सेल्सियस वगैरह कुछ नहीं चलेगा, ठीक है। तो आपको ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो यहाँ के अनुसार जो है दोस्तों आपका आंसर क्या होगा, तो अगर आपको केल्विन में दिया हुआ है और आपको अगर डिग्री सेल्सियस में निकालना है तो 273 क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, ठीक है। चलिए आपका राइट आंसर मिल चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या होगा, देखिए इनमें से कौन सी एक रासायनिक प्रतिक्रिया नहीं है। तो दोस्तों आप लोग जानते हैं रासायनिक प्रतिक्रिया मतलब रासायनिक चेंज, ठीक है, यानी कि कोई भी वस्तु में इस प्रकार का चेंज हो कि वो वस्तु में जब बदलाव हो तो जो नया वस्तु मिले उस नए वस्तु का गुण पुराने वस्तु से बिल्कुल अलग हो, पुराने वस्तु से बिल्कुल अलग हो, है ना, उसका कोई गुण मैच नहीं करे। तो इस तरह का बदलाव जो होता है वो हम लोग देखते हैं क्या कहलाता है, रासायनिक प्रतिक्रिया कहलाता है। और एक बात और देखेंगे कि रासायनिक प्रतिक्रिया में जो हमारा प्रोडक्ट बनता है उसको हम लोग फिर पुनः जो है वो उसे पुराने वाले फॉर्म में नहीं ला सकते हैं। तो अगर इस तरह का अगर गुण दिखा कोई भी प्रतिक्रिया में तो उसे हम लोग बोलते हैं रासायनिक प्रतिक्रिया। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर कौन जो है रासायनिक प्रतिक्रिया नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर अपघटन या आप देखेंगे ऑप्शन में, तो ये अपघटन मतलब होता क्या है, अपघटन कहने का मतलब है कि कोई भी बड़ा चीज़ को तोड़ करके छोटे छोटे रूप में अगर उसको हम लोग ले आते हैं तो उसे बोलते हैं अपघटन। जैसे कहने का मतलब है कि हम लोग देखते हैं कि अगर मान लेते हैं कोई पेड़ वगैरह अगर सूख करके कहीं गिर जाता है या कोई जानवर का डेड बॉडी हो वो अगर ज़मीन में पड़ा हुआ है तो उसमें बैक्टीरिया वगैरह लग करके क्या करते हैं उसे बिल्कुल छोटे छोटे कणों में तोड़ देते हैं, ठीक है। तो क्या हो गया, उसका अपघटन हो गया, ठीक है। वो जो मतलब पूरा बॉडी था, चाहे पेड़ पौधा जीव जंतु, ठीक है, वो सब का क्या हो जाता है, पूरी तरह से अपघटन हो जाता है और फिर वो मिट्टी में मिल जाते हैं। तो ये बात आपको समझ में आ गया अपघटन मतलब क्या होता है। मतलब आप सीधा याद रखेंगे कि कोई बड़ा चीज़ है उसको तोड़ करके छोटे में कन्वर्ट कर देना। तो देखें कि जो पेड़ पौधा वगैरह जो मर जाते हैं और या कोई जीव जंतु मर जाता है तो उसके शरीर का अपघटन हो जाता है। तो ये क्या है, एक रासायनिक प्रक्रिया है। क्या है ये, एक रासायनिक प्रक्रिया है। ऑक्सीकरण जो है वो एक रासायनिक प्रक्रिया है। ऑक्सीकरण जो है वो एक रासायनिक प्रक्रिया। दोस्तों आप जानते हैं कि आपका जो खाना जो है वो खराब हो जाता है। अब खाना बना करके रखते हैं ताज़ा खाना और वो जो है वो कुछ समय के बाद क्या होता है, खराब हो जाता है, उससे एक खराब स्मेल भी निकलता है, ठीक है। तो खाना खराब होने का मुख्य कारण है कि खाना का जो है वो ऑक्सीडेशन हो जाता है। किसके कारण खाना खराब होता है, ऑक्सीडेशन के कारण, यानी ऑक्सीकरण के कारण। तो वो भी एक रासायनिक प्रक्रिया है। खाना खराब होना भी एक रासायनिक प्रक्रिया है। हाइड्रोलिसिस मतलब होता है दोस्तों किसी भी चीज़ को, ठीक है, जैसे हम लोग देखते हैं एसिड वगैरह जो होता है, ठीक है, उसको पानी में मिलाते हैं। कोई भी एसिड वगैरह है उसको अगर हम लोग पानी में मिला देते हैं तो एसिड क्या होता है, वो अपने आयंस में टूट जाता है, ठीक है। तो कोई भी इलेक्ट्रोलाइट हो यानी कि एसिड बेस या कोई भी चीज़ हो यानी जिसमें आयंस हो मौजूद और लेकिन अभी वो आयंस के रूप में नहीं है, लेकिन उसको अगर हम लोग पानी में अगर डालते हैं तो देखते हैं कि पानी में डालने के बाद वो आयंस वगैरह में टूट जाता है। तो सीधा आप ये याद रखेंगे कि हाइड्रोलिसिस मतलब कोई भी मॉलिक्यूल को, कोई भी अणु को पानी के हेल्प से अगर हम लोग तोड़ते हैं तो उसे कहते हैं हाइड्रोलिसिस। यानी पानी के हेल्प से अगर कुछ तोड़ा जाता है तो उसे हाइड्रोलिसिस के नाम से जाना जाता है। तो ये भी एक रासायनिक प्रतिक्रिया है। लेकिन गुरुत्वाकर्षण जो है वो एक रासायनिक प्रतिक्रिया नहीं है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, गुरुत्वाकर्षण। बाकी यहाँ सभी रासायनिक प्रतिक्रिया हैं, ठीक है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए प्रति सेकंड इकाई क्षेत्र से गुजरने वाली ध्वनि ऊर्जा की मात्रा क्या कहा जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा तीव्रता। इसका राइट आंसर क्या होगा, तीव्रता, ठीक है। चलिए अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में चलना है। थोड़ा दोस्तों मैं यहाँ पर कुछ एक इन्फॉर्मेशन ऐड करना चाहता हूँ। दोस्तों आपने सुना होगा, ठीक है, या आप फील भी किए होंगे कि लड़कियों की आवाज़ जो है, ठीक है, लड़कियों की वॉइस जो है, लड़कियों की आवाज़ लड़कों की तुलना में क्या होती है, सुरीला, ठीक है। लड़कियों की आवाज़ जो है वो काफ़ी मधुर होती है, ठीक है। लड़कों की अपेक्षा लड़कियों की आवाज़ मधुर होती है और लड़कों का आवाज़ थोड़ा भारी होता है। ये किसके कारण होता है, ये आवाज़ का जो पिच वाला गुण है, आवाज़ में जो आवाज़ यानी कहने का मतलब साउंड का जो पिच वैल्यू होता है उसके डिफरेंस के कारण होता है। लड़कियों के आवाज़ जो होते हैं, लड़कियों के आवाज़ जो होते हैं उसमें पिच वैल्यू काफ़ी हाई होता है जिसके कारण उनका आवाज़ सुरीला होता है, और लड़कों में पिच वैल्यू
थोड़ा कम होता है, जिसके कारण उनका आवाज़ जो होता है वो थोड़ा भारीपन होता है उसमें, ठीक है, यानी उतना ज़्यादा सुरीला नहीं होता है। तो ये ऑप्शन जो सी है उसके लिए मैंने आपको बताया, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अगला, कहता है प्रति सेकंड इकाई क्षेत्र से गुजरने वाली, लगता है ये क्वेश्चन रिपीट हो गया दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने सुझाव दिया था कि तत्वों के प्रतीकों का निर्माण तत्व के नाम के एक या दो अक्षरों से किया जा सकता है। दोस्तों हम लोग देखते हैं ना कि मान लेते हैं एल्युमिनियम लिखते हैं, तो एल्युमिनियम का सिंबल क्या है, Al, इसमें दो तत्व लिया गया है, ठीक है। और भी हम लोग देखते हैं जैसे कार्बन, कार्बन का क्या लिया गया है, C लिया गया है। तो तत्वों का जो सिंबल, ठीक है, तत्वों का जो सिंबल बनाया गया है उसमें तत्व का जो नाम होता है उसका एक या दो लेटर को लेकर के बनाया गया है। तो ये जो है वो किसने सुझाव दिया, ठीक है, ये किसने सुझाव दिया, तो ये सुझाव था बर्जीलियस का। ये सुझाव किसका था दोस्तों, बर्जीलियस का। इन्हीं का सुझाव था कि तत्वों का जो प्रतीक है यानी सिंबल है वो आप इसी तरह से रख सकते हैं, चाहे एक लेटर या दो लेटर ले लीजिए और उसका सिंबल बना दीजिए, ठीक है। तो ये बात आपको याद रहना चाहिए दोस्तों। डाल्टन जो है, डाल्टन, ठीक है, ये परमाणु सिद्धांत, ठीक है, यानी एटॉमिक मॉडल देने वाले पहले व्यक्ति थे जो बिना एक्सपेरिमेंट के, बिना कोई एक्सपेरिमेंट का ही एटॉमिक थ्योरी दे डाले, ठीक है, सबसे पहले व्यक्ति यही थे, ठीक है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि एक्सपेरिमेंट के आधार पर एटॉमिक थ्योरी देने वाले पहले साइंटिस्ट कौन थे, तो आपको बताना है रदरफोर्ड। क्या बताना है, रदरफोर्ड, जिन्हें परमाणु के नाभिक की खोज की संज्ञा भी दी जाती है, ठीक है। रदरफोर्ड परमाणु के नाभिक की खोज करने वाले व्यक्ति के नाम से भी जाने जाते हैं, ठीक है। चलिए इतना बात जो आपको क्लियर होना चाहिए। डेमोक्रिटस, इनके बारे में आप याद रखेंगे कि ये अणु शब्द का प्रयोग सबसे पहली बार किए थे। अणु, जिसको मॉलिक्यूल बोलते हैं, अणु शब्द का प्रयोग करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे, डेमोक्रिटस। और आप इनके बारे में तो आप याद ही रख लीजिए, ऑप्शन नंबर डी, एल लेवोइजियर इनका नाम है, ठीक है, एल लेवोइजियर। ये इन्हें केमिस्ट्री का पिता कहा जाता है। एल लेवोइजियर को केमिस्ट्री का पिता कहा जाता है, यानी रसायन शास्त्र के जनक या पिता किन्हें कहा जाता है, तो आप बोलेंगे एल लेवोइजियर को, ठीक है। चलो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है यहाँ पर दोस्तों, मैंने आपको तो इसका आंसर तो आपको बता ही दिया था। क्या बताया था इसमें, बर्जीलियस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, जिस परमाणु की बाह्य कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूर्ण होती है उसकी संयोजकता क्या होती है, आपको बताना है। जो कोई भी तत्व का जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे, तो उसके बाहरी कक्षा में अगर आपको 8 इलेक्ट्रॉन मिले, ठीक है, तो उसका संयोजकता क्या होगा, तो उसका संयोजकता 0 होगा। क्या होगा, 0 होगा। वैसे दोस्तों हम लोग संयोजकता के बारे में जानते हैं कि कोई तत्व है, जैसे हम लोग ले लेते हैं, मान लेते हैं सोडियम, ठीक है, सोडियम ले लेते हैं, तो सोडियम का अगर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 2, 8 और लास्ट में कितना बचेगा, 1। तो ये संयोजकता के बारे में ये भी कॉन्सेप्ट रखा जाता है कि सबसे बाहरी वाला सेल में जितना इलेक्ट्रॉन पहुंचता है वही उसका संयोजकता कहलाता है। तो यहाँ पर इसका संयोजकता क्या होगा, 1 होगा। लेकिन यहाँ पर आप दोस्तों थोड़ा सा ये कॉन्सेप्ट रखेंगे कि अगर बाहरी कक्षा में 4 तक हैं, बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन पहुँचे हैं, तब तो ठीक है, संयोजकता आप 4 दे सकते हैं। अगर 1 पहुँचा है तो 1 दीजिए, 2 पहुँचा है तो 2, 3 है तो 3, 4 है तो 4। लेकिन दोस्तों ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है कि अगर 4 से अधिक बाहरी कक्षा में अगर तत्व के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के समय अगर बाहरी कक्षा में 4 से अधिक इलेक्ट्रॉन पहुंच रहे हैं, तो वहां पर आपको क्या करना है, संयोजकता निकालने के लिए वो जो बाहरी कक्षा में पहुंच रहे हैं उसमें उसको आप जो है वो 8 में माइनस करके लिखेंगे। जैसे कहने का मतलब दोस्तों मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ, जैसे ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन जो है इसका हम लोग देखेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो ये होता है 2 और फिर ये होता है
6, क्योंकि ऑक्सीजन का जो परमाणु संख्या होता है वो 8 होता है। तो यहाँ पर इसका कितना हो जाएगा 2 और ये 6, तो बाहरी कक्षा में कितना पहुँचा 6। तो इसका संयोजकता अगर 6 बोलें तो सही होगा, लेकिन उतना सही नहीं होगा। कहने का मतलब क्या है कि अगर आपको संयोजकता देना है तो अगर 4 से अधिक आया तो उसको आप 8 में माइनस करके दें। तो इसका संयोजकता 6 भी बोल सकते हैं आप, और इसका सबसे अच्छा होगा कि आप 8 में 6 माइनस कर दीजिए, ठीक है। जितना आएगा, कितना आएगा, ये आएगा 2, ठीक है। तो इसका संयोजकता 2 होगा, और ज़्यादा बेस्ट मतलब कि सबसे अच्छा होगा कि आप इसका संयोजकता 2 बोलें, ठीक है। चलिए, इतना बात तो आपको क्लियर हो गया। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि अगर मान लेते हैं बाहरी कक्षा में, जैसे हम लोग नियॉन ले लेते हैं, या तो फिर हम लोग कुछ भी ले लेते हैं, आर्गन ले लेते हैं, ठीक है, आर्गन, ठीक है, जिसका 18 होता है। तो यहाँ आर्गन का लेंगे तो 2 लेंगे, फिर 8 लेंगे, और फिर 8 लेंगे। तो देखिए बाहरी कक्षा में कितना चला गया, 8 चला गया। तो इसका संयोजकता क्या होगा? तो दोस्तों आप अभी तुरंत सीखें कि अगर 4 से ज़्यादा हो तो उसको 8 में माइनस करके लिखते हैं। तो यहाँ 8 है, तो 8 को 8 में माइनस करेंगे तो इसका संयोजकता कितना हो जाएगा? इसका संयोजकता दोस्तों 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 0। तो आप ये याद रखेंगे कि जिस किसी भी तत्व के जो परमाणु होगा उसका अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा जाएगा तो उसके बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन आएंगे तो उसका संयोजकता 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या होगा? सो देखिए, कहता है आधुनिक आवर्त सारणी। आधुनिक आवर्त सारणी में एक टेढ़ी मेढ़ी रेखा किसे अलग करती है? आधुनिक आवर्त सारणी में टेढ़ी मेढ़ी रेखा जो है वो किसे अलग करती है? तो आधुनिक आवर्त सारणी में टेढ़ी मेढ़ी रेखा धातुओं और अधातुओं को एक दूसरे से अलग करती है, यानी धातुओं को अधातुओं से अलग करती है। तो ये बात आपको याद रखना है दोस्तों। आधुनिक आवर्त सारणी में आप लोग को मालूम होगा, आधुनिक आवर्त सारणी में टोटल 7 आवर्त होते हैं और 18 समूह होते हैं, 18 ग्रुप होते हैं। ये भी आप याद रखेंगे, आप लिख लें। आवर्त मतलब क्या होता है? इस टाइप का जो बॉक्स होगा इसको हम लोग आवर्त बोलते हैं। तो ऐसे आपको 7 मिलेंगे, और इस टाइप का जो समूह होगा, है ना, वो टोटल कितना मिलेगा? 18 मिलेगा, ठीक है। चलिए, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, आपको मैं थोड़ा सा और बता दूं। आप समूह नंबर 18 में जो भी एलिमेंट है, ठीक है, समूह नंबर 18 में जो भी एलिमेंट है, तो उसमें आप देखेंगे कि जो भी उनका संयोजकता आ रहा है वो सब कितना होगा? 0 होगा। समूह 18 के जितने भी एलिमेंट हैं उनका संयोजकता क्या होता है? 0 होता है। आप ये याद रखेंगे, इसलिए उन्हें अक्रिय गैस भी कहा जाता है। समूह 18 के जितने भी तत्व हैं उन्हें अक्रिय गैस या इनर्ट गैस के नाम से भी जाना जाता है। तो आप याद रखेंगे। चलिए, आपका यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? धातुओं को अधातुओं से अलग किया जाता है टेढ़ी मेढ़ी लाइन के द्वारा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या होगा? हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत आवेश का सुचालक है? निम्नलिखित में से कौन विद्युत आवेश का सुचालक है? तो विद्युत आवेश किससे पास हो सकता है? यानी आप सीधा ये समझें कि करंट किससे पास होता है। तो कांच से तो करंट पास नहीं होता है, कागज़ से करंट पास नहीं होगा, पानी से करंट पास हो सकता है, लेकिन कहने का मतलब है कि ये हमेशा ये ट्रू नहीं होगा। अगर प्योर वाटर लें तो करंट पास नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको आंसर में जाएगा तो क्या जाएगा? तांबा, ठीक है। क्या होगा? तांबा। क्लियर है? देखिए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा? तांबा होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने टोटल 20 क्वेश्चन को डिस्कस किया, ठीक है। अब ये क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन था। तो इस क्वेश्चन में हम लोग 20 क्वेश्चन को डिस्कस किए, और ये सभी जो है वो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे। ये सारे क्वेश्चन जो है ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपके एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो आप इसे जो है वो आप रिवाइज कर लीजिए अच्छे ढंग से, और एग्ज़ाम में आना ही है दोस्तों ऐसे क्वेश्चंस को। तो आप वहाँ पर बहुत ही अच्छा ढंग से आप ये सभी क्वेश्चंस को कर लेंगे, ठीक है। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो, ठीक है, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच में ज़रूर शेयर करें, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। अब लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।